तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई रिएक्ट। ठीक है, हमें लास्ट टाइम हमें पढ़ा था रिएक्ट क्या है भाई। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी भाइयों? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, अब भाई रिएक्ट ही क्यों, वाई रिएक्ट? भाई हम ये काम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो रिएक्ट ही क्यों? तो भाई रिएक्ट आपको देता है रीयूजेबल कंपोनेंट। मतलब कि अगर आपने एक बार कोई कंपोनेंट बना लिया, मतलब एक फंक्शन बना लिया, जिस तरह हम पीछे ही फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एक फंक्शन को मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यूज़ कर सकता हूँ। तो फंक्शन का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, जो आपके फंक्शंस होते हैं वो होते हैं आपके कंपोनेंट्स। ठीक है, अब आपके पास रिएक्ट आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स का फीचर देती है आपको। ठीक है, कि आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपकी पूरी रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है कि भाई आपका हेडर का कंपोनेंट, आपका फुटर का कंपोनेंट, अबाउट अस का कंपोनेंट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट। तो ये क्या होते हैं? आपके कंपोनेंट्स होते हैं कि ये वो कंपोनेंट्स हैं, जेनरिक कंपोनेंट्स हैं जो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, बटन, हेडिंग, पैराग्राफ। या आपने एक बार बना ली, अब क्या करेंगे? हर बार उसको जहाँ चाहें जिधर चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको रिएक्ट देता है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसकी रीडेबिलिटी, ठीक है, रीडेबिलिटी अच्छी है रिएक्ट जेएस की। ठीक है, रिएक्ट जेएस की रीडेबिलिटी अच्छी है भाई आपके पास। ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है इसकी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इसकी अच्छी है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, और वन पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, तो बाकी हमने एक और चीज़ देखी थी कि भाई इसके अंदर होता है वर्चुअल डॉम। ठीक है, अब वर्चुअल डॉम क्या होता है आपके पास? कि आपका एक कंपोनेंट है, जैसे आपकी ऐप के अंदर है दो कंपोनेंट्स, डिव और स्पैन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार आपने जब इसको बनाया, तो वर्चुअल डॉम के अंदर आपके पास ये दोनों टैग्स, ठीक है, दोनों दोनों टैग्स इनिशलाइज हो गए रिएक्ट के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर मैं एक डिव को रिमूव करके स्पैन करता हूँ और दूसरा स्पैन वापस वही है, तो जब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो क्या होता है कि अगर मैंने एक बार स्पैन और डिव बनाया, ठीक है, और सेकंड टाइम डिव को हटाकर मैंने स्पैन किया, तो आपके पास इस वक्त डिव और स्पैन तो ऑलरेडी क्रिएट हुआ, मतलब रेंडर हुआ। फिर दूसरी बार आपके पास स्पैन तो बना ही बना, ये स्पैन वापस से रेंडर हुआ। तो रिएक्ट जेएस कहता है कि भाई वर्चुअल डॉम आपके पास अगर एक चीज़ आपके पास क्रिएटेड है और दूसरी चीज़ भी क्रिएटेड है, देन अगर आप सिर्फ एक पार्ट को चेंज करोगे तो सेकंड पार्ट जो ऑलरेडी क्रिएटेड था और सेम है उसको चेंज नहीं करेगा, बस वो उसी पार्ट को चेंज करेगा जो आपने वापस से बनाया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकनसाइलेशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी। और ये पूरा प्रोसेस जिसके ज़रिए होता है वो आपका होता है वर्चुअल डॉम। तो रिएक्ट पूरी डिपेंड करती है आपकी वर्चुअल डॉम के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए भाई रिएक्ट ज़्यादा पावरफुल है आपके लिए, और हम इससे ज़्यादा एप्लीकेशन बनाते हैं मार्केट, इसलिए उसने कैप्चर की हुई कि रिएक्ट जैसे आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं और सिर्फ वही चीज़ रेंडर होती है जो कि आपके पास डॉम के अंदर चेंज की गई हो। ठीक है भाइयों, तो ये आपके पास सिंपल भाई, ये कह लेंगे ये रिएक्ट जेएस की सिंपल थ्योरी थी। ठीक है, आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप रिएक्ट जेएस को पढ़ सकते हैं। तो हम सिंपल अब रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं। कैसे इंस्टॉल करते हैं भाई? रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जिसके अंदर रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम देखें, क्विक स्टार्ट इंस्टॉलेशन में अगर हम जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था कि भैया अगर एन पी एक्स का मतलब है ग्लोबली आप रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर रहे हैं और लिखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। ठीक है, तो माइट भी ये नेक्स्ट का फीचर आ गया, बट ये रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करेगा आपके पास। ठीक है, या आपके पास, ठीक है, एक्सपो आ गया। ठीक है, मल्टीपल वेज आ गए। ठीक है, गेट्स भी ये अलग आपके पास वीडियो लाइब्रेरी नहीं है। आ ठीक है, नेटिव के लिए आपके पास आ गई, राउटर्स आ गए। ठीक है, तो सिंपल अगर आपने रिएक्ट इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं भाई, सिंपल। और जो मोस्टली डेवलपर्स फॉलो करते हैं भाई, वो आपके पास होता है वीट। ठीक है, रिएक्ट इंस्टॉल वीट। ठीक है, अगर आप वीट पे आते हैं तो गेट स्टार्टेड आ जाता है आपके पास। तो सिंपल आप भी प्रेफर करें यहीं से इंस्टॉल करें इसको। अगर आप नीचे अगर आएंगे तो आपको बताएगा कि भाई एन पी एम क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट, तो आपने सिंपल ये उठाना है और आपने टर्मिनल खोलना है कंट्रोल बैकट्रिक से, और आपने सिंपल कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है।
तो ये विद इन हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर आपको इंस्टॉल करके दे देगा रिएक्ट। सबसे पहले मुझे वही प्रोजेक्ट नेम बताओ। मैंने कहा भाई टेस्ट, सिंपल जो आपका प्रोजेक्ट है आप उसका नाम लिखें। अगर कोई आप क्लोन बना रहे हैं तो सिंपल आप लिखते हैं भाई क्लोन XYZ। तो ये क्या हो गया आपका। अब तो पूछेगा कि भाई बताओ कि किस मॉड्यूल के अंदर या किसके अंदर आपने रिएक्ट को इंस्टॉल करना होता है, कौन कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सी लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है। अदर लिखा हुआ है, सॉलिड लिखा हुआ है, स्वीट लिखा हुआ है, लाइट लिखा हुआ है, प्रीएक्ट लिखा हुआ है, और रिएक्ट और व्यू। व्यू भी आपके पास सिंपल फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। रिएक्ट आपके पास लाइब्रेरी है। तो मैंने जैसे ही रिएक्ट को स्टार्ट किया, ये पूछ रहा है कि भाई किस फॉर्मेट में या किस वेरिएंट में आपको इंस्टॉल करना है। टाइप स्क्रिप्ट के साथ करना है, टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC, या सिंपल जावास्क्रिप्ट। तो हमें सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ करना है। ओके, तो जब हम देखते हैं फोल्डर के अंदर तो हमारे पास भाई फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जो कि हमारी रिएक्ट इनिशियलाइज हो चुकी है। मगर ये सब करने से पहले आपको पहले बता दूं को आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए लाजमी। Node.js इसके बाद इंस्टॉल नहीं होगा, उसके पास ना तो रिएक्ट ऐप क्रिएट होगी, ना जो अब हम करने जा रहे हैं वो क्रिएट होगा। तो अब हमें बता रहा है स्टेप, सबसे पहले किस में जाएंगे, CD, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, CD क्लोन और XYZ। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी। पहले मैं खड़ा हुआ था भाई सिंपल 8/27/2024 में। जैसे ही CD क्लोन XYZ किया तो मेरी चेंज डायरेक्टरी क्या हो गई, क्लोन वाली डायरेक्टरी हो गई। अब कह रहा है कि npm इंस्टॉल चलाओ। तो भाई मैंने बताया था npm इंस्टॉल क्या करता है, आपके जितने भी पैकेजेस होते हैं रिएक्ट के लिए, नोड मॉड्यूल्स, तो आपके पास जितने भी पैकेजेस होते हैं रिएक्ट के लिए वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। उसकी कमांड क्या होती है, npm इंस्टॉल। ठीक है, ये हार्डली विद इन 1 मिनट आपकी सर एप्लीकेशन के अंदर। जी जी, सर ये एनपीएम और एनपीएक्स में क्या डिफरेंस होता है? लास्ट टाइम बताया भी था कि npm आपके पास नोट पैकेज मैनेजर है, सेम npx भी सेम ही है। बट आप जब npx करते हैं तो आपकी जो रिएक्ट ऐप होती है ग्लोबली आपकी इंस्टॉल कर दी जाती है, जबकि npm उसी फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है। सिंपल npx यूज फॉर द ग्लोबल इनिशियलाइजेशन ऑफ React.js, बस इतना ही फ़र्क होता है इसके अंदर। आप npx भी कर सकते हैं और npm भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, तो आपका ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स भी हो चुके हैं। अब अगेन क्या कह रहा है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए आप क्या लिखते हैं, npm रन dev, ठीक है। तो सिंपल भाई आपने लिख दिया npm रन dev, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर ये लोकल बाज़ होस्ट दफ़ा से सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। सर ये बाज़ दफ़ा स्टक हो जाता है। नहीं, स्टैक इस पर क्लिक करके आपने ओपन करना है, ठीक नहीं, है, खुद जब से नहीं मैंने चलेगा। मैंने जब ये इंस्टॉल करा था, इंस्टॉल डेफ पे लाकर ही स्टक हो गया था, बहुत देर तक ये चला ही नहीं था। अच्छा, वेट कर लिया करें, ये टाइम लेता है, वेट कर लिया करें, हो जाता है। अच्छा। ठीक है, वेट किया करें। तो भाई लोकल होस्ट ये आपके पास वीट प्लस रिएक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये मेन पेज है। याद रखिएगा, ये आपके रिएक्ट पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये एक मेन ही पेज होगा जिसके अंदर कंपोनेंट्स लिंकिंग होगी। जैसे आपकी index.html होती है, इसी तरह आपका ये मेन पेज है, इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं। तो आपकी पूरी वेब एप्लीकेशन रिएक्ट पर बनाई गई इसी के अंदर ही होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई फोल्डर स्ट्रक्चर में जाते हैं कि भाई किस तरह बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, वो देखते हैं। तो ये हमने सारे फाइल्स डिस्कस कर ली थी। अब हमारा मेन फोकस क्या है भाई, SRC, ठीक है। तो मैं फिर से अगर अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देखें तो रिएक्ट के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि भाई ये सारी फाइल्स क्या क्या काम करती हैं। मेन कंसर्न हमारा होगा SRC से, जो कि हमारी सोर्स फोल्डर है। अब सोर्स फोल्डर के अंदर एसेट का फोल्डर पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसको आप डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। देन आपके पास SRC के अंदर क्या क्या होता है भाई, ऐप CSS है, ऐप JSX है, index.css है, और main.jsx है। सबसे पहले main.jsx पे आते हैं। main.jsx के अंदर क्या है भाई, आपके पास सिंपल पहले क्या है, अगर मैं जाता हूँ index.html में, तो यहाँ पर क्या मैंने एक आईडी बनाई हुई थी div रूट के नाम से, और लिंक किया हुआ भाई मैंने टाइप मॉड्यूल रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है भाई, क्योंकि हमने फायरबेस में ये पढ़ लिया था ताकि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आराम से कर सकूँ। देन SRC भाई कहाँ से आ रहा है, सोर्स के अंदर main.jsx, ये सोर्स और इसके अंदर main.jsx है।
अब अगर मैं फिर इंडेक्स पे आता हूँ तो इंडेक्स ने क्या किया, एक डिफ बना लिया है, अब इसके अंदर आईडी दे दी रूट, तो वही सिंपल क्या करेगा, ये रूट को गेट करेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, और जितना भी कंटेंट होगा इसके अंदर वो डालता रहेगा। चेक करते हैं भाई, मैन डॉट जेएसएक्स में आ गए। सबसे पहले क्या किया उसने, इंपोर्ट किया स्ट्रिक्ट मोड, रिएक्ट का अपना स्ट्रिक्ट मोड है, कहीं और से नहीं आ रहा। जिस तरह फायरबेस के अंदर हमारे पास फायर स्टोर आता था, ठीक है, ऑथ आता था, वो फायरबेस से आता था। तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड है कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट से आ रहा है। ये क्या काम करता है बेसिकली कि भाई आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर तमाम वो चीज़ जो एरर्स ना दे रही हो उनको भी एरर शो करवाते हैं कि भाई यहाँ पर ये मसला आ रहा है, यहाँ पर ये मसला आ रहा है, यहाँ पर आपका टाइप डिफाइन नहीं है, यहाँ पर आपने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन गलत की है, या आप कॉल्स को गलत करवा रहे हैं। तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आपके स्ट्रिक्ट मोड के ज़रिए होती हैं, ठीक है। देन आपके पास कह रहा है कि क्रिएट रूट, ये रिएक्ट का एक अपना कह लेंगे भाई एक फंक्शन है क्रिएट रूट, जो कि कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ये रिएक्ट से आ रहा है, ऐसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके ज़रिए क्या हो रहा है कि क्रिएट रूट बनता है, उसके अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वही रूट आईडी जो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में थी। जब ये गेट कर लेगा क्रिएट रूट के ज़रिए, तो समझो कि ये एक ब्राउज़र है और उसके अंदर जितने भी डॉम एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, वो इस रेंडर मेथड के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पर आप H1 हेडिंग भी लिख सकते हैं। तो आपके मेन पेज पे क्या दिख रही होगी, अगर मैं ये देखें, मैंने लिख दिया H1 और यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर हम ज़रा देखें, रिफ्रेश करते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, ओके, ये तो कंपोनेंट्स के अंदर जाके फिर मसला करेगा हमें। एक काम करते हैं, फ़िलहाल हम इसको यहीं देख लेते हैं। तो आप ये देखेंगे भाई आपके पास फिर हमें ये सब डिलीट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर वगैरह, तो इससे बेहतर है कि यही समझा देता हूँ कि रेंडर के अंदर आपके पास क्या है, स्ट्रिक्ट मोड है, ये कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट से आ रहा है। देन आपके पास क्या है, एक ऐप का कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या, इसके अंदर कोड लिखा हुआ होगा, पीसीस ऑफ कोड लिखा हुआ होगा, जो कि आपकी जो रिएक्ट का जो फ्रंट पेज है, ठीक है, उसको रेंडर कर रहा हो। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है पता है आपको, क्योंकि हमने एसेट का फोल्डर डिलीट कर दिया है। सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हम जाएंगे भाई ऐप जेएस के अंदर, और ये कह रहा है कि भाई ये है आपका, क्योंकि एसेट के अंदर मौजूद था जो कि एसआरसी के अंदर था, तो ये उसको मिल नहीं रहा, इंपोर्ट उसको मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या कर देंगे, इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देंगे। और क्या बता रहा है भाई, इस तरह एरर आते हैं आपके पास, जब भी गई रिएक्ट जेएस का एरर आएगा तो इस तरह आएगा आपके पास, तो आपको बताएगा कि भाई आपने ये चीज़ नहीं की और ये चीज़ नहीं की। हम चेक करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग में आ गए, रिफ़्रेश करते हैं भाई, कह रहा है कि भाई रिएक्ट लोगो इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम जाते हैं भाई अगेन, कहाँ पर नहीं डिफाइन हुई, ठीक है, ये रहा वाइट लोगो, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, वाइट डॉट एसपीजी से आ रहा है, ये रहा रिएक्ट लोगो नॉट डिफाइंड। हम एक काम करते हैं, इस पूरी ऐप को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, सिंपल भाई कॉन्स्ट ऐप, ठीक है, रिटर्न करवा देंगे फंक्शन, हमें पता है कि यार फंक्शन के नाम रिटर्न करवाते हैं, और यहाँ सिंपल मैं लिख दूंगा H1 हेलो वर्ल्ड, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब जो करंट आपका फंक्शन है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और फंक्शन का नाम क्या है, ऐप नाम है। तो ये फंक्शन देखें, आपका बाज़ार तो फंक्शन है, मगर अगर मैं ऐप जैसे लिखता हूँ तो ये कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं लिख लूँगा भाई ऐप, जो मेरा फंक्शन का नाम होगा, और आपके पास सिंपल ये बंद हो गया आपका। तो ये आपके पास ऐप, बाज़ार तो कंपोनेंट है, मगर हमने क्या बनाया, ऐप जैसे के अंदर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये कहाँ कॉल हो रहा है, मैन जैसे के अंदर। अब बता रहा है भाई ऐप इंपोर्ट फ्रॉम ऐप जैसे के अंदर से हो रहा है, और ये इंडेक्स की फाइल है जो CSS है उस तरह लिंक की हुई है इन्होंने, ठीक है। चेक करते हैं भाई, ये देखें, तो ये सिंपल आपका हेलो वर्ल्ड आ गया। और हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है भाई, आपकी मैन जेएसएक्स के अंदर जो हमने ऐप बनाया कंपोनेंट, इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो सिंपल एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर H1 हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बता, यहाँ तक किसको कन्फ्यूजन है, नो सर। हाँ भाइयों, समझ आ रहा है, यस सर। यस भयो, सर।
सर आवाज़ आ रही है? सर कैमरा ऑन नहीं है। किसका कैमरा ऑन नहीं है भाई? सर ये रिकॉर्डिंग है इसकी? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मेन आप ये यस सर समझे, समझ आ रहा सिंपल भाई, मेन आप ये समझे कि सोर्स फोल्डर के अंदर आपके पास एक ऐप सी एस एस होती है, ऐप जैसे एक्स होती है। अब ऐप जैसे किससे लिंक है? ऐप सी एस एस से। तो हमें इसका कोई काम नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है। मेन जो आपको रखना है सिंपल भाई, क्या रखना है? ऐप जैसे एक्स, इंडेक्स सी एस एस और मैन सी एस। इन तीन का फाइल का काम है आपका मेन। ठीक है। अब एक इसलिए इस्तेमाल की जाती है भाई ऐप जैसे एक्स, जो कि आपका मेन रूट पेज होता है, जो कि डिस्प्ले कहाँ हो रहा होता है भाइयों? यहाँ डिस्प्ले हो रहा था, ये आपका मेन पेज है। ठीक है। बाकी आपका इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये आपकी ग्लोबल सी एस एस होती है। आप किसी भी कंपोनेंट की सी एस एस अगर यहाँ पर लिखोगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। और मैन जैसे एक्स क्या है? जिसके अंदर आपका डोम क्रिएट हो रहा है। ये सिंपल तीन चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को? हाँ भाइयों, यस सर। यस सर। आ गई? यस सर। आवाज़ नहीं आ रही भाइयों? यस सर। यस यस सर। सर। गुड यस है, सर। गुड है। सर थोड़ा अगेन समझा दो। क्या कह रहे हैं? सर ये बोलना क्या? फोल्डर एक बार, क्या समझाना है? सर यही तीनों फाइल के बारे में। ऐप सी एस एस का करेंगे फिर। सर देखो, हमारी तरफ से लाइट जाने वाली है सर। देखो भाई, जब भी कंपोनेंट बनता है ना भाइयों, जब भी कंपोनेंट बनता है तो उसकी सी एस एस वो लिख देते हैं कि भाई अगर ऐप जे एस एक्स के अंदर कुछ भी होगा ना, तो उसकी सी एस एस हमने यहाँ लिख दी थी, ऐप डॉट सी एस एस। सही है। इसी तरह मेन जे एस एक्स के अंदर जो भी हो रहा है तो उसकी सी एस एस इंडेक्स सी एस एस लिख दी हमने। ठीक है। ये सी एस एस अगर मैं हटा देता हूँ तो कोई मसला नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे सारी सी एस एस हट गई, सिंपल आपके पास आ गया। ठीक है। सिंपल आपके पास सर आ हम इन गया। फाइलों का नाम चेंज कर सकते हैं? हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिख दूँ भाई ग्लोबल सी एस एस, ग्लोबल सी एस एस, तो आपको मैन जेसेक्स में जाके क्या चेंज करना पड़ेगा? इंडेक्स से क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल सी एस एस। ग्लोबल CSS बस, सही। सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि यही सी सर एस ये एस की फाइल ऐप में भी कॉन्फ़िगर करूँ, तो सिंपल आप क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। ठीक है। क्या लिखेंगे भाई? डॉट स्लैश, और आपकी क्या है? ग्लोबल डॉट सी एस एस। सिंपल। जिस तरह हमने मैन जेसेक्स के अंदर लिंक की हुई है ये रही, इसी तरह आपने किस में लिंक कर दी? ऐप के अंदर। तो इस तरह आप यहाँ पर भी लिंक कर सकते हैं। सही है भाई, कोई मसला? अब देखो, मैं कुछ कहीं भी सर लिखूंगा। अब मैं अगर ऐप जैसे एक्स के अंदर यहाँ लिखता हूँ H1 और डायरेक्ट में टारगेट करता हूँ कलर रेड। ठीक है। देन मैंने लिख दिया भाई कलर रेड, बैकग्राउंड ब्लू। तो अब ये ग्लोबल सी एस एस है। अब आप यहाँ पर कुछ लिखो या मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाओ, कहीं भी बनाओ, आपके पास ये सी एस एस उसके ऊपर जहाँ जहाँ H1 मिलेगा उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ये देखें। ठीक है। ये स्टाइलिंग हो गई इसकी, सिंपल। सही है भाइयों, यहाँ तक समझ आ गई? ये तीन फाइल का काम है हमें फ़िलहाल। ऐप जैसे जो कि मेन पेज होगा आपका, ये ग्लोबल सी एस एस, मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली सी एस एस लिख सकते हैं। और मैन जैसे ये तो रिएक्ट का अपना एक रूट फोल्डर होता है। सही है भाइयों? तो अब सिंपल भाई, मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने हो तो मैं क्या करूँगा? तो भाई सिंपल SRC के अंदर, सोर्स के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का अब पहला कंपोनेंट मेरा क्या होगा भाई? हेडर। दूसरा कंपोनेंट मेरा क्या होगा भाई? इसी के अंदर ही मैं बोल देता हूँ फुटर। ठीक है। किसके अंदर बन गया भाई? क्लोन XYZ SRC कंपोनेंट्स। ठीक है। हेडर के अंदर फुटर बन गया। सॉरी, गलती कर दी आपने। हेडर के बाहर फुटर बनाना है, मतलब कंपोनेंट्स के अंदर एक फुटर कंपोनेंट होगा और एक हेडर का कंपोनेंट होगा। तो अगर आप देखें, ये फुटर और ये हेडर, ये दो कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है। तो हम अगर इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे भाई? हेडर में आ गए, मैंने यहाँ लिख दिया भाई हेडर डॉट JSX। ठीक है। अगर इसकी आप अलग से CSS लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल नाम कुछ भी रख सकते हैं फाइल का। मैंने लिख दिया भाई हेडर डॉट CSS। ठीक है। इसी तरह फुटर के अगर आप बनाना चाहते हैं कंपोनेंट तो आप लिख दें भाई फुटर डॉट JSX। मैंने इससे कंपोनेंट क्यों बनाए?
क्योंकि मुझे पता है हेडर और फुटर मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर हर पेज के ऊपर होगा, अबाउट पे भी होगा, कॉन्टैक्ट पे भी होगा, हर जगह होगा। तो मैंने क्या बना लिया उसका एक कंपोनेंट। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ का कंपोनेंट बनाएंगे, आप उस चीज़ का कंपोनेंट बनाएंगे जो आपको बार बार इस्तेमाल करना होगा। आप हेडिंग बनाना चाहते हो तो आप हेडिंग का एक कंपोनेंट बना लें, ठीक है। अगर आप सिंपल एक कार्ड बनाना चाहते हो तो उसका एक कंपोनेंट बना कर रखते हैं कि भाई ये कार्ड है, मैं उसको बार बार इस्तेमाल करूँगा, तो इसका मैंने एक कंपोनेंट बना कर रख दिया, ठीक है। तो ये हेडर, अगर फुटर के CSS चाहते हैं तो आप लिख देंगे फुटर डॉट CSS। सर जैसे सिंपल नैप आपका बार हेडर आ गया, ये आपका फुटर आ गया। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट तो हमने बना लिए, अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो हमें पता है कि हम नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, इस तरह हेडर, इस तरह नॉर्मल फंक्शन बना के आप रिटर्न कर देंगे सिंपल, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया H1 हेडिंग में क्या लिख दिया भाई, हेडर। अब इसको जब फंक्शन बना लिया तो इसको क्या करेंगे भाई, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या लिख देंगे भाई, हेडर। ये आपका हेडर। यहाँ से क्या होगा, जिस तरह हम फायरबेस में करते थे कि एक फंक्शन बनाया पड़ा फायरबेस के पास, वो हमने डिक्लेयर किए करते थे लिंक के अंदर और एक्सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर हेडर का एक फंक्शन बना और आपने क्या कर दिया, सिंपल यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको जहाँ यूज़ करना होगा हम करेंगे इम्पोर्ट, कहाँ से, हेडर फोल्डर के अंदर हेडर डॉट JSX से हम इम्पोर्ट करेंगे। जैसे कि अब मुझे इस हेडर को ऐप के अंदर इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हटा दिया मैंने लिख दिया हेडर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ऐप हमारे पास कंपोनेंट है ये हर पेज के ऊपर नज़र आएगा, मतलब ग्लोबली है। तो मैंने लिख दिया भाई हेडर, ठीक है। और याद रखिएगा ये आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये तो आगे कह रहा है कि भाई हेडर तो तुमने लिख दिया, मुझे बताओ ये डिफाइंड ही नहीं है। तो हम इसको कहेंगे भाई इंपोर्ट हेडर। कहाँ से हेडर करना है, फ्रॉम। अभी मैं हूँ ऐप JSX में, तो मुझे जाना पड़ेगा हेडर के फोल्डर के अंदर, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स में जाओ, स्लैश हेडर में जाओ, स्लैश और हेडर को लेकर आ जाओ। ये आपके पास डिफाइन हो गया कंपोनेंट हेडर। कंपोनेंट्स हेडर के अंदर जो मैंने हेडर बनाया वो मुझे दे दो भाई, सही है। तो ये देखो हेडर आ गया आपके पास, सिंपल। तो अब अगर मुझे फुटर चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, फुटर में आया मैं, सिंपल मैंने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ। दोनों फंक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं दोनों अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। सिंपल रिटर्न करेंगे आप, और रिटर्न करके क्या, यहाँ पर मैं H1 लिख देता हूँ फिलहाल। देखिए मैं HTML लिख सकता हूँ इसके अंदर, रिटर्न के अंदर जितनी चाहो HTML लिख सकता हूँ। H1 लिख दिया और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, फुटर। सिंपल। अब इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक्सपोर्ट फुटर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर। तो ये सिंपल आपके पास यहाँ से फुटर एक्सपोर्ट हो गया, सही है। अब इसी को भी मैं कहता हूँ कि भाई हेडर के नीचे क्या कर दो, इसको फुटर। मुझे पता है कि मेरा कंपोनेंट का नाम फुटर है, क्योंकि मेरी फ़ाइल का नाम, हमेशा कंपोनेंट का नाम फ़ाइल से पता चलता है, याद रखना। अगर यहाँ फुटर लिखा हुआ है तो यहाँ कंपोनेंट भी क्या होगा आपका, फुटर होगा। और याद रखिएगा हमेशा आपकी जो फाइल है, ठीक है, उसका नाम कैपिटल में ही लिखना है। अगर फुटर है तो F कैपिटल, अगर हेडर है तो हेडर कैपिटल, ठीक है। तो फुटर कहाँ से इनिशियलाइज होगा भाई, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम, वही डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश फुटर स्लैश फुटर डॉट JSX से। तो ये आपके पास फुटर इंपोर्ट हो गया। अब देखो एक मसला आता है कभी भी रिटर्न के अंदर, चाहे वो ऐप JSX हो, ठीक है, चाहे वो फुटर के अंदर रिटर्न हो, ठीक है, चाहे वो हेडर के अंदर रिटर्न हो। तो एक वक्त में आप रिटर्न के अंदर मल्टीपल नहीं लिख सकते। जैसे H1 2 बार लिख दिया आपने, ठीक है, पैराग्राफ लिख दिया, फिर आपने यहाँ पर लिख दिया भाई स्पेन टैग। तो रिटर्न के अंदर कभी भी इस तरह 1 बाय 1 लाइन नहीं लिखते, कोई भी टैग हो आपके पास। तो इसको एक पेरेंट टैग के अंदर रैप करना पड़ता है, वो लाजमी होता है, जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल एलिमेंट, ठीक है, टॉप लेवल एलिमेंट। मतलब कि भाई एक डब्बा है, ठीक है, आपने डब्बा नहीं लिया, आप ऐसे ही सामान को बिखेरते गए, रखते गए, मगर ये कहता है कि भाई आप एक तरतीब से रखो, ठीक है, आप एक डब्बा लो, उसके अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें उसके अंदर रख दो। तो फंक्शन के अंदर भी क्या होता है, रिएक्ट के अंदर, कि आप रिटर्न के अंदर एक साथ लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकते, चाहे आप H1 में नहीं लिख सकते, स्पेन में लिख सकते, तो आपको एक टॉप लेवल एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ डिव बना लेता हूँ, ठीक है, और ये जितना भी कोड है पी टैग H1 स्पेन, मैंने इसको किसके अंदर डाल दिया, डिव के अंदर डाल दिया। तो ये जो आपको कहलाया ना, ये आपका टॉप लेवल एलिमेंट कहलाया कि भाई रिटर्न के अंदर आप डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकते, आपको एक टॉप लेवल एलिमेंट बनाना पड़ता है। आप चाहें तो डिव भी बना सकते हैं,
या रिएक्ट आपको देता है एक फ्रैगमेंट, जिसका मतलब होता है ये एम्प्टी टैग, इसे हम कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। ठीक है भाइयों, रिएक्ट फ्रैगमेंट, या कोई रिएक्ट फ्रैगमेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ भाई कमिट आउट, ये हो गया आपके पास। तो FJSX के अंदर एरर क्यों आ रहा है? कह रहा है कि भाई ये देखो, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट का मतलब भाई ये दोनों चाइल्ड होंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर डाल के इस तरह हम डाल दें, तो देखो एरर आपका चला गया। तो अब क्या हो गया, FJSX के अंदर आपका हेडर भी आ गया और आपका फुटर भी आ गया, ये देखें ये आ गया। अब अगर आपको स्टाइल करना है इसको, तो सिंपल आप क्या करेंगे भाई, हेडर के अंदर अगर जाना है तो सिंपल आप यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर से भी जा सकते हैं, वरना आप ऐप पे आएंगे और इस पर होवर करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही माउस से एंटर करेंगे आप इस कंपोनेंट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ H1 लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ हेडर CSS के अंदर आएंगे, आप लिखेंगे भाई H1, बैकग्राउंड कलर कर दो भाई सर इसका, इसमें आईडी या क्लास देने की जरूरत नहीं होती? आगे बताएंगे आगे बताएंगे। ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल 30 पिक्सल दे दिया मैंने। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, और कलर इसका हम कर लेते हैं वाइट। ठीक है भाई, ये H1 हो गया आपका। अब ये कंपोनेंट अलग हो गया, हम चेक करते हैं भाई। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा क्यों नहीं आया, कोई मुझे बताएगा? हेडर के अंदर गूगल ही खुल गया क्योंकि सर इंपोर्ट कराएंगे ना। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे भाई, हेडर डॉट CSS से। तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। तो अब चेक करते हैं भाई, ये देखें हेडर के अंदर भी आ गया और फुटर के अंदर भी आ गया। क्यों भाई, चेक करते हैं। फुटर के अंदर तो हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। अगर हम ग्लोबल CSS में जाते हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं किया, तो यहाँ क्यों आ रहा है ये चेक करते हैं। हम आ गए भाई यहाँ पर, चेक कर, अच्छा कोई टैग खुला तो नहीं रह गया, CSS वाइट फुटर डॉट CSS हेडर डॉट JSX। ठीक है, ये इंपोर्ट ठीक हो भाई, ये भी ठीक है। तो क्या अगर मैं इसे कमिट आउट करता हूँ तो ये चला गया। सर आपने वो फाइल की एक्सटेंशंस नहीं डाली मेरे ख्याल से इंपोर्ट करते वक्त। कहाँ नहीं डाली, ये नहीं डाली है। जहाँ जहाँ इंपोर्ट किया ना सर आपने। आपने सारा डिव के अंदर डाला है, तो पूरे डिव के अंदर सारे कलरिंग हो रही है ना। आपने डिव बना के डाला है सर। कहाँ डिव बनाए, सर वो जो आपने, आप उसमें जाएं, जो डिव बनाया था पूरा, जिसके अंदर आपने रिटर्न करवाया था कहाँ हेडर के अंदर। कहाँ पर? सर ये नहीं नहीं, अपना हमने फुट हमने सिर्फ भाई हेडर ये के लिए, हम सिर्फ हेडर के लिए फ्रेगमेंट्स स्टाइलिंग हैं की ये। है। हमने सिर्फ हेडर के लिए स्टाइलिंग की है। हेडर कंपोनेंट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मैंने हेडर CSS को ही लिंक किया है, यहाँ पर फुटर CSS लिंक नहीं की। तो अगर मैं हेडर के, अगर एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम H1 को दे देते हैं एक क्लास। अब याद रखिएगा, React.js के अंदर किसी भी एलिमेंट को या टैग को हम तो क्लास नेम देते थे HTML के अंदर, मगर यहाँ हम देते हैं क्लास नेम। क्या देते हैं भाई, क्लास नेम। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, अब हेडर डॉट CSS में आया, मैं लिखा भाई हेडिंग, और इसको कर दिया भाई बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई, ओके। माइट भी भाई वो सबका कलर पकड़ रहा था कि भाई हेडर और फुटर H1 सबके ऊपर एप्लीकेबल था। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो अगर आपको इस तरह स्टाइलिंग करनी है तो भाई आपने हेडर को CSS से लिंक किया, देन हेडर डॉट CSS, देन आपने हेडिंग यहाँ पर टारगेट किया और आपने इस्तेमाल कर लिया। अब फुटर के अंदर आप अलग चेंजेस करना चाहते हैं तो फुटर के अंदर पहले आप CSS को इंपोर्ट करेंगे। आपने कहा भाई इंपोर्ट, ठीक है, डॉट स्लैश फुटर डॉट CSS। ठीक है, देन आपके पास यहाँ क्या क्या है, H1 है, ठीक है, और P टैग है और स्पैन टैग है। यहाँ पे इसको आप फ्रैगमेंट जगह डिव भी बना सकते हैं। तो हम डिव को दे देते हैं क्लास नेम, और यहाँ दे दिया फुटर रैपर। ठीक है, CSS में आ गए भाई आपने लिख दिया फुटर रैपर, इसका बैकग्राउंड कर दिया आपने पिंक, और कलर कर दिया इसका आपने रेड। ठीक है, चेक करते हैं भाई, ये देखिए, तो ये आपके पास फुटर बन गया। अब ये हेडर, ये फुटर आपके पास। सही है भाई, यहाँ तक समझ आया सबको? हमने कितने कंपोनेंट्स बनाए? सिंपल 2 कंपोनेंट्स बनाए, हेडर
फुटर, और उसके लिए हमने सिंपल एक हेडर की फाइल बनाई और एक फुटर की फाइल बनाई, इसकी से अलग कर दी, इसकी से अलग कर दी। ठीक है भाइयों, यहाँ तक समझ आया सबको? यस सर। हाँ भाइयों, यस सर। आवाज़ नहीं आ रही? यस सर, अभी यस सर। ओके हो गया। तो भाई सिंपल इस तरह कंपोनेंट्स बनते हैं आपके। ठीक है, अगर मुझे एक, अब मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। अब मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ जो कि मैं हेडर के ऊपर भी बनाऊँगा और फुटर के ऊपर भी बनाऊँगा, मगर मैं एक ही बार बटन बनाऊँगा, बार बार बटन नहीं बनाऊँगा। तो मैं कंपोनेंट्स के अंदर आऊँगा, क्योंकि मेरा बटन होगा कॉमन, तो मैं एक और फोल्डर बना लूँगा, ख्याल कीजिएगा, मैं एक फोल्डर बना लूँगा कॉमन। ठीक है, और कॉमन के अंदर क्या लिख दूँगा, भाई बटन तो कॉमन है, तो मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर एक बटन का कंपोनेंट बना लिया। ये फोल्डर स्ट्रक्चर में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनल इसी तरह ही करना है आपने। ठीक है, पहले एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे, जो मेन कंपोनेंट्स होंगे, हेडर फुटर, वो बाहर आएंगे। जो कॉमन कंपोनेंट्स होंगे, बटन हो गया, कार्ड हो गया, हेडिंग हो गई, वो सब आप इसके अंदर लेंगे। एक कॉमन कंपोनेंट, कॉमन फोल्डर बनाइएगा, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आप डालते रहिएगा। तो ये बटन बना लिया। अब बटन के अंदर सेम वही हमारे पास बटन डॉट जेएसएक्स, ज़रूरी नहीं है नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कस्टम बटन भी लिख सकते हैं, बटन फोल्डर के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, बटन डॉट जेएसएक्स। देन मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्ट बटन। ठीक है, देन आपका यहाँ पर आ गया रिटर्न, और यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्या बना लिया, एक बटन बना लिया। मेरी क्लास कितनी देर की है? और यहाँ मैंने लिख दिया भाई क्लिक मी। जी भाई, सर ये क्लास कितनी देर की है? क्या कह रहे हैं? ये क्लास कितनी देर की है? ये 1 घंटे का? 1 घंटे की। ठीक, ठीक है ठीक है। 1 घंटे टाइम दे रहा है ना यहाँ पे, 1 घंटे का। सर 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एंड हो जाएगी। 15 मिनट का दे रहा है। चले चले कर लेते हैं, मसला नहीं। फिलहाल ये देख लें, सिंपल बटन बनाया। देखें ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, एक बटन हो रहा है सिर्फ, जिसको हम कहते हैं क्लिक मी। सही है भाई? तो अब ये बटन यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इस बटन को कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, हेडर में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं फुटर में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं हेडर में आया, मैंने कहा H1 के बाद तुम एक बटन बना दो, वो वाला बटन जो मैंने बनाया है। ठीक है, देखें आपको बता भी रहा है कहाँ से इंपोर्ट करना है, कॉमन बटन से। जैसे मैंने क्लिक किया और ये मैंने इसको बंद कर दिया। कंपोनेंट इसी तरह ही रेंडर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग से आपके पास। तो अब मैं इसको एक फ्रेगमेंट डाल देता हूँ, क्योंकि बोलेगा कि भाई आप रिटर्न के अंदर एक वक्त में एक चीज़ नहीं, रिटर्न के अंदर एक वक्त में एक चीज़ लिख सकते हैं। तो मैंने इसको एक टॉप लेवल एलिमेंट में डाल दिया। तो अब चेक करते हैं भाई हेडर के अंदर जाके, ये देखें ये हेडर का बटन आ गया। अब सेम बटन मैं किसके ऊपर कॉल कर सकता हूँ, फुटर के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर आया मैंने स्पेन को हटा दिया, पी को हटा दिया, H1 को हटा दिया, और इसके अंदर मैंने एक और जो हमारा बटन का कंपोनेंट है, ये देखें। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर तो आपने एक ही बार बटन लिखा है। ठीक है, अब आप इसकी स्टाइलिंग करें, कुछ भी करें। अब मैं इसकी स्टाइलिंग भी करके आपको दिखा देता हूँ, बटन डॉट CSS। ठीक है, बटन के अंदर आ गया भाई मैं। ये वो बटन है जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर सेम कलर का होगा, सेम बॉर्डर रेडियस होगा, सेम फ़ॉन्ट होगा, सेम फ़ॉन्ट साइज़ होगा, सब सेम होगा। तो आप इससे बेहतर है कि हर जगह अलग अलग CSS लिखें। इससे बेहतर है कि आप एक कंपोनेंट बना लें और उसको जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगर बटन मतलब एक, अगर अलग अलग बटन होंगे फिर? उसके लिए फिर आप प्रॉप वगैरह पास करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। आप कंडीशन लगाएंगे बटन के अंदर कि अगर मैं इस बटन के अंदर ये डालूँ तो ये कलर हो जाए, ये डालूँ तो ये कलर हो जाए। इसको हम आगे देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। सही है, ठीक है। ओके। इंपोर्ट, मैंने कहा भाई इंपोर्ट करो बटन, सॉरी इंपोर्ट करो ./button.css। सही है, ये आपके पास CSS आ गया। अब मैं CSS में आया, मैंने कहा भाई बटन बैकग्राउंड कलर कर दो भाई इसका ब्लैक। अच्छा, जब 5 मिनट बचे तो मुझे बताइएगा। पैडिंग 10 पिक्सल। सर 12 मिनट हैं अभी। हाँ, मुझे बताइएगा जब 5 मिनट बचे। हाँ। फ़ॉन्ट साइज़ भाई कर लेते हैं हम इसका 16 पिक्सल्स। ठीक है, और कलर कर लेते हैं इसका वाइट। ठीक है सर, इसमें बूटस्ट्रैप का बटन यूज कर सकते हैं? किसका? बूटस्ट्रैप जैसे लिंक कर सकते हैं इसमें रिएक्ट में? बेटा आराम आराम से चलो, आराम आराम से खाओ, जल जाओगे। हम उसके बाद CSS फ्रेमवर्क भी देखेंगे, आर्ट डिज़ाइन भी देखेंगे, MUI भी देखेंगे। ठीक है,
शेड सीएन भी देखेंगे। तो ये फ्रेमवर्क बने बनाए इनके बटन्स मिलते हैं, हम उठाएंगे और हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस उसको हम स्टाइल करेंगे। अब इस सिंपल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। आज की क्लास हमारी सिर्फ कंपोनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट्स है और प्रॉप्स है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब राउटिंग पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं टेलमेंट आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, ठीक है भाइयों। तो ये देखें, ये बटन आ गया, ये बटन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरे अंदर कलर क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसके ऊपर एक मैन रैपर दिया था, उसको हमने कलर किया था। ये हेडर के अंदर आ गया। अगर इसको स्टाइल करना चाहते हैं कि भाई लेफ़्ट राइट पे दिखे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, हेडर के अंदर जाएंगे। ये आपका इसको आपने डिव बना लेना है, सिंपल डिव। इसको आप क्लास दे दें, क्लास नेम हेडर रैपर, ठीक है। देन आप क्या करेंगे भाई, हेडर CSS में आएंगे और आप क्या लिख देंगे, हेडर रैपर, और इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये देखिए सिंपल आपके अलाइन आइटम कर देंगे तो आप बिल्कुल प्रॉपरली देखिए, अलाइन आइटम सेंटर। ये देखिए तो प्रॉपर आपके पास एक हेडर बन गया, ठीक है। फुटर आपके पास इस तरह आ गया, ठीक है। तो ये आपका हेडर बन गया, ये आपका फुटर बन गया। अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पर इस बटन को रिमूव करता हूँ और स्पेंड डालूंगा ना, तो हेडर सेम रहेगा, सिर्फ ये आपके पास चेंज होगा। समझ आ रहा है भाइयों? हेलो, यस सर। समझ आ रहा है? तो ये सिंपल आपका फुटर बन गया। बटन अगर आप देखें, अब एक चीज़ आपने नोट नहीं की इसके अंदर, आप ये सोच रहे होंगे सर बटन के अंदर दोनों का टेक्स्ट सेम है। अब मैं अगर हेडर के लिए यहाँ बटन बनाऊंगा लॉगिन होगा, फुटर के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा। तो सर यहाँ तो हमने एक कंपोनेंट बना लिया बटन जैसे इसका, और उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्लिक मी, जो कि जब भी मैं इस बटन को इस्तेमाल करूँगा तो क्लिक मी लिखा हुआ आएगा। सर ये तो हम CSS से भी कर सकते हैं कि एक बटन बना लिया, एक मैन ग्लोबल CSS बना दी और इसको भी एक क्लास दे दी सेम, उसको भी एक क्लास दे दी। कर सकते हैं ना भाइयों? यस सर। हम डायरेक्ट एक CSS की मेन फाइल बनाएं और जहाँ पर भी बटन इस्तेमाल करना हो उसको हम सेम क्लास दे दें, हम उसकी स्टाइलिंग सेम कर सकते हैं। तो भाई रिएक्ट के अंदर क्या इतनी खासियत है? तो हमेशा याद रखें जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको हम डायनेमिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाइयों? डायनेमिक कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? हम पढ़ते हैं प्रॉप्स। क्या पढ़ते हैं भाइयों? प्रॉप्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं प्रॉप्स, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं भाइयों? प्रॉपर्टी। सिंपल। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप चाहे तो उसका टेक्स्ट डायनामिक कर लें, आप चाहे तो उसको क्लास दे दें। जिस तरह एट्रीब्यूट्स थे CSS के अंदर हमारे पास, इस तरह इसके क्या होते हैं भाइयों? प्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब प्रॉप्स किस तरह पास किए जाते हैं ये हम देख लेते हैं। सिंपल भाई, अगर मैं इसके अंदर प्रॉप पास करना चाहता हूँ, हमेशा जिस तरह पैरामीटर्स होते हैं इस तरह यहाँ प्रॉप्स होते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ लिख लूँगा प्रॉप्स कीवर्ड, ठीक है। ये रिएक्ट का अपना एक कीवर्ड है प्रॉप्स। क्या है भाइयों? प्रॉप्स। अब प्रॉप्स समझ लें एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप्स डॉट टाइटल लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। प्रॉप्स डॉट मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने हेडिंग लिख दी, ठीक है। अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ, प्रॉप्स डॉट टैक्स। अब प्रॉप्स आपके पास सिंपल एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, एक पैरामीटर खुद ब खुद असाइन कर देता है इस कंपोनेंट को, बटन को। फिर डॉट टाइटल मतलब आप एक प्रॉप को खुद ही टाइटल दे रहे हैं कि भाई ये टाइटल है, ये हेडिंग है, ये टैक्स है। आप कुछ भी दे सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। सही है भाइयों? समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है, तो मैंने बोला क्लिक में हटा दो और यहाँ पर आप कर दो प्रॉप्स डॉट टाइटल। मतलब एक प्रॉपर्टी एलोकेट हो गई इस बटन को कि प्रॉप डॉट टाइटल। तो भाई यहाँ तो आपने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम इस्तेमाल क्या करेंगे? तो अब देखें इसको इस्तेमाल क्या करेंगे। सिंपल आपका जो बटन होगा ना, ये वाला बटन, आप सिंपल इसके अंदर लिख देंगे टाइटल। वही टाइटल जो प्रॉप डॉट टाइटल आपने पीछे किया था। तो सिंपल इक्वल करके आपने यहाँ लिख देना ये बटन किस चीज़ के लिए, लॉगिन के लिए। तो आपने सिंपल यहाँ लॉगिन लिख दिया, ठीक है। देन आपने बटन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है? भाई मैंने फुटर के अंदर इस्तेमाल किया है। तो फुटर के अंदर भी सेम आपका एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, टाइटल, और उसके अंदर आपने क्या पास करवा दिया, सब्सक्राइब। सर बंद हो जाए है सर 7 मिनट है हो सर। गया सर। ओके, ये देखें यहाँ लॉगिन हो गया और यहाँ क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया। तो
तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को अगेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई गूगल मीट। चलो मैं ग्रुप के अंदर अगेन लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग तो आप अपलोड करेंगे ना? जी जी। ना वो लिंक एक्सपायर थी। धोली मार दूंगा तो मैं। काइंडली अपने स्पीकर बंद रखें। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया भाई, सिंपल फिर से बता देता हूँ। अब देखिए एक बटन है, मुझे इसको डायनेमिक करना था, मतलब प्रॉपर्टी पास करनी थी कि मैं उसके टैक्स को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ डिफरेंट तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक फंक्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है प्रॉप्स नाम से, जो कि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट आपको प्रोवाइड करती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अगर प्रॉप के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी हो आपको, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप डॉट कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल इस बटन के अंदर एक और अगर मैं नाम लिखना चाहूँ या कोई आइकन लगाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा भाई, एक इमेज डाल दूँगा, इमेज। ठीक है, इमेज सिंपल आपने यूज़ कर लेनी, जो कि इमेज आपकी होती है src। ये आपकी इमेज यहाँ पर इनिशियलाइज हो गई। अब आप चाहते हैं यहाँ पर इमेज का लिंक उठ कर आए पीछे से, प्रॉपर्टी बटन की प्रॉपर्टी से उठ कर आए, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सिंपल भाई आपने करली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, आपने लिख दिया भाई प्रॉप्स डॉट लिंक, सिंपल आपने ये कर दिया। भाई स्क्रीन शेयर हुई, नज़र आ रही है सबको? हेलो भाइयों, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? स्क्रीन नज़र आ रही है सबको भाइयों? जी सर। यस सर। क्यों? तो भाई मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि माइक बंद था। ठीक है, तो भाई सिंपल हमने क्या किया था कि हमने एक बटन बनाया। ठीक है, उसको डायनामिक करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रॉप्स पास किया। प्रॉप आपके पास रिएक्ट आपको एक ये कह लो कि एक
तरीक़ेकार देती है, एक मैकेनिज़्म देती है कि आप किसी भी कंपोनेंट को डायनामिक कर सकते हैं। तो प्रॉप्स, अगर मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट पास करवाना था तो मैंने सिंपल लिख दिया प्रॉप डॉट टाइटल। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल, हेडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के साथ मैं इमेज भी शो करवाना चाहता हूँ जो कि डायनेमिक होगी। अगर लॉगिन होगा तो उसकी इमेज अलग होगी, ठीक है, सब्सक्राइब होगा उसकी इमेज अलग होगी। तो सिंपल आप क्या करोगे भाई, प्रॉप्स डॉट लिंक लिख दो कि भाई यहाँ से मुझे लिंक मिलेगा, ठीक है। देन जहाँ आपने कॉल करवाया इसको, कहाँ कॉल करवाया भाई, हेडर के अंदर कॉल करवाया, तो आप हेडर के अंदर आएंगे, ये आपका लॉगिन है। इसके बाद आपका एक और प्रॉप था जो कि था आपका लिंक, ठीक है, लिंक था। तो आप चाहें तो भाई लिंक या आइकन भी डाल सकते हैं, कोई भी आइकन डाल सकते हैं, ठीक है। या अगर मुझे कोई इमेज डालनी हो, ठीक है, मैंने कहा कि भाई लॉगिन के अंदर हूँ तो लॉक इमेज, ठीक है। फ़िलहाल मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, बाद में आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ से इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया और मैं इसके अंदर पास करवा देता हूँ, तो ये उसको लिंक मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं चेक करता हूँ, ये देखिए एक लिंक आ गया आपके पास, 1 मिनट। तो मैं तो बटन के अंदर एक इमेज पास की थी, ओके, मैंने टेक्स्ट पास किया। तो मुझे किसके अंदर पास करना पड़ेगा भाइयों, इमेज src, और इसके अंदर सिंपल क्या कर दूंगा, ये मैं पास कर दूंगा क्या, प्रॉप्स डॉट लिंक, और इसको मैं इमेज को बंद कर दूँ। अगर मुझे इमेज के अंदर कोई डायनामिक पास करना होगा लिंक, तो मैं इस तरह लिखूँगा प्रॉप्स डॉट लिंक। ज़रूरी नहीं है लिंक हो, या आप src भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पाथ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो जहाँ मैं कॉल करूँगा तो याद रखिएगा ये वाला नाम सेम होना चाहिए। अगर वहाँ आपने लिंक लिखा है तो यहाँ लिंक होना चाहिए, अगर वहाँ टाइटल लिखा है तो यहाँ पर टाइटल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिंक के बाद एक लिंक पास कर दिया जो कि src के अंदर जाके सेट हो जाएगा। ये देखें, ये बटन के अंदर आ गया। तो हम इसको छोटा कर देते हैं, हेडर के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हेडर रैपर के अंदर जो मेरा बटन है उसके अंदर जो मेरी इमेज है उसको विड्थ दे दो भाई आप 20 पिक्सल, उसको आप हाइट दे दो 20 पिक्सल। तो ये सिंपल आपके पास इस तरह डिस्प्ले, ये देखें सिंपल आपके पास डिस्प्ले होगा। तो इस तरह डायनामिक, देखें यहाँ तो बटन है, वहाँ भी सेम बटन है, यहाँ पर इमेज आ रही है, वहाँ इमेज नहीं आ रही, क्योंकि हमने वहाँ प्रॉप पास ही नहीं करवाया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ इमेज आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर भी इमेज का प्रॉप पास कर दें। आप फुटर में जाएँ, इस बटन के अंदर आप कह दें कि भाई एक लिंक जो मैंने पीछे से एट्रीब्यूट पास किया डायनामिक करके, और यहाँ पर आप सब्सक्राइब का लिंक डाल दें। यहाँ पर आ गए आपने कहा कि भाई ये वाली इमेज डाल दें, ठीक है। आप इसको यहाँ से फ़िलहाल अब हम डाउनलोड करके लगाते हैं इसको। मैंने लिखा भाई सेव एस, ठीक है, और इसको कहाँ सेव कर दिया भाई, फ़िलहाल अब यहीं सेव करते हैं। फिर यहाँ से उठाकर हम इसको, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। अब जितनी भी इमेजेस होंगी आपकी पब्लिक के अंदर रहेंगी, आपके फ़ॉन्ट्स सब कुछ आपके पब्लिक के अंदर रहेंगे। तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ एसेट्स के नाम से, एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जो कि होगा मेरा इमेजेस के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मेरी क्या रहेगी, इमेज रहेगी, और इमेज कौन सी, जो मैंने डाउनलोड की। सिर्फ आप चाहें तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, सब्सक्राइब लिख दें भाई, सब्सक्राइब, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे, सिंपल है भाई। कहाँ इस्तेमाल करना है हमने, फुटर डॉट JSX में करना है। तो आप कहेंगे सिंपल ./ लगा देंगे। ./ का मतलब ये आपके पब्लिक डायरेक्टरी जो कि एसेट के अंदर पड़ी है वहाँ जाएगी, एसेट्स / ये खुद ब खुद उठा लेगा आपका पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है। एसेट्स इमेजेस के अंदर जाओ, और मेरी इमेज का नाम क्या है भाई, subscribe.png, इसको यहाँ से उठा लो, सिंपल, ये लिंक डाल दिया। ये देखो subscribe.png आ गई। सेम आपने यही करना है भाई। इसकी अगर स्टाइलिंग आपने चेंज, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सेम स्टाइलिंग बटन की इमेज भी हो और सेम बिल्कुल डायनेमिक हो और मुझे दोनों के अंदर क्यों पास करवाना पड़ता है, तो आप सिंपल क्या करें भाई, header.cs में जो आपने CSS लिखी है ना बटन इमेज की, ये आप यहाँ से हटा दें। अगर शर्त है कि आपके बटन के साथ इमेज लाजमी आएगी हर कंपोनेंट जहाँ जहाँ आपने कॉल करवाया वहाँ, तो आप button.css के अंदर यहाँ डाल दें कि भाई बटन के अंदर इमेज जहाँ जहाँ मैं बटन कॉल करूँगा वहाँ इमेज लाजमी होगी। जब भी इमेज हो तो उसका साइज़ इतना करो, ये देखो। तो ये सिंपल आपकी डायनेमिक हो गई। ये आपका हेडर बन गया, ये आपका फुटर बन गया, उसके अंदर बटन ये आ गया, इसके अंदर ये लॉगिन आ गया।
तो ये बटन, अब एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं, जो कि होगा भाई आपका अबाउट का, ठीक है। तो मैं यहाँ आया भाई, मैंने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने, अच्छा कॉमन के अंदर नहीं बनाना आपने, ठीक है, गलती हो गई, आपने बाहर बनाना। अच्छा अगर बाहर कंपोनेंट बनाना होगा तो पहले इस कंपोनेंट को बंद करेंगे, फिर ओपन करेंगे, देन आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और मैंने लिख दिया अबाउट। तो मेरा अब क्या होगा भाई, अबाउट का कंपोनेंट होगा, अबाउट डॉट JSX RFC, सॉरी आदत पड़ेगी मेरी, कॉन्स्ट के बाद मैंने लिख दिया अबाउट, ठीक है। ये जो फंक्शन का नाम होगा ये आपका कंपोनेंट का नाम होगा, ठीक है, अबाउट। देन मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया भाई, रिटर्न के अंदर क्या लिख दिया भाई, मैंने एक H1 टैग लिख दिया, अबाउट अस, ठीक है। देन मैंने एक पैराग्राफ पास कर दिया लॉरेम इप्सम, जो मेरा डमी टैक्स होगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये एरर क्यों आ रहा है दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान? सर इसको डिव में डालेंगे सर ये आपने लाइन से टॉप लेवल पेरेंट एलिमेंट में डालेंगे, एलिमेंट देंगे। ठीक है, टॉप लेवल एलिमेंट में डालेंगे। तो सिंपल आपने इसको यहाँ से उठाना है, और या तो आप रिएक्ट फ्रैगमेंट में डाल सकते हैं इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग्स में, सॉरी एम्प्टी टैग में, या अगर आप चाहते हैं एक डिव बनाना चाहते हैं तो आप डिव भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हमने इसको इस तरह इसको डाल दिया। अब देखिए मैंने कंपोनेंट तो बना लिया, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा भाइयों, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट। अब मुझे जहाँ भी इस्तेमाल करना, ठीक है। डिफॉल्ट क्यों लिखते हैं सर? सॉरी सर ये डिफॉल्ट क्यों लिखते हैं? बाय डिफॉल्ट भाई देखिए, जब आपके पास रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट डिफाइन किया जाता है या फंक्शन बनाया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट लिखा जाता है कि भाई जो करंटली कंपोनेंट है वही आपके पास उठाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट ना लिखना चाहें तो आप इसको कमिट आउट करके आप डायरेक्ट कॉन्स्ट के आगे भी एक्सपोर्ट लिख सकते हैं कि भाई ये डायरेक्टली आपका एक्सपोर्ट होगा, कौन, अबाउट, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट इसलिए लिखा जाता है कि भाई एट अ टाइम आपके कंपोनेंट के अंदर एक ही फंक्शन है जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सिंपल, सही है भाई। ओके सर। ये आपका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब कि भाई जो करंटली है अबाउट उसी को ही आप एक्सपोर्ट करो। अब मुझे इस अबाउट को ना तो हेडर के अंदर कॉल करवाना है ना तो फुटर के अंदर कॉल करवाना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हेडर ऊपर ही रहेगा, फुटर नीचे रहेगा, इसके सेंटर में अबाउट आएगा। तो पता है मैं कैसे शो करवाऊँगा भाई, मुझे पता है कि सर, वहाँ मेरे जाके सारे about को कंपोनेंट कॉल किसके करा। अंदर शो होते हैं, ऐप जैसे इसके अंदर होते हैं, ऐसा ही है। तो हेडर ऊपर है, फुटर नीचे, अबाउट मुझे सेंटर में शो करना, तो कहाँ शो करूँगा, इसके सेंटर में, अबाउट, ये अबाउट। अब मुझे अबाउट क्या करना पड़ेगा भाइयों, सर इम्पोर्ट करना पड़ता कहाँ से इम्पोर्ट सर इंपोर्ट करेंगे ना। कहाँ से इम्पोर्ट करूँगा? अबाउट से। अब देखो आपको पता नहीं है कि यार मैं बहुत सारे सर फोल्डर बन जाते कंपोनेंट हैं। के अंदर अब बिल्कुल, आपको ये तो पता है कंपोनेंट्स के अंदर एक अबाउट का फोल्डर, सॉरी कंपोनेंट के अंदर एक अबाउट का फोल्डर है, उसके अंदर अबाउट डॉट जेएसएक्स पड़ी है। मगर जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप बोलते हैं कि यार अब मैं कैसे कंपोनेंट देखूँ, तो उसका एक सिंपल हैक है, आपका जो कंपोनेंट है ना उसके ऊपर डबल क्लिक करके कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस बार। तो ये आपको बता देगा कि भाई कंपोनेंट कहाँ बना हुआ है, कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं आप। तो कंट्रोल स्पेस बार मैंने किया तो मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया ये इंपोर्ट खुद ब खुद हो जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। तो ये आपके पास सिंपल इंपोर्ट हो गया, ये अबाउट अस आ गया आपके पास। अब देखिए एक ही एप्लीकेशन है। अब जब यहाँ हेडर बनेगा ना, जब आपका हेडर बनेगा होम अबाउट अस, जब मैं क्लिक करूँगा अबाउट अस के ऊपर तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट शो होगा। अगर आप देखें सिर्फ ये कंपोनेंट शो होगा, बाकी हेडर फुटर वैसे ही रहेंगे आपके पास। तो ये मेन हैक होता है आपका रिएक्ट जेएस का, कि सिर्फ सेंटर कंपोनेंट चेंज होते हैं। सर किसी का माइक खुला है, बहुत तेज शोर आ रहा है। यार ये जुनैद भाई अपना माइक ऑफ कर लें आप। ठीक है भाई, तो इस तरह सेंटर कंपोनेंट चेंज होगा। अगर अबाउट अस के नीचे मुझे कॉन्टैक्ट अस दिखाना है तो सिंपल भाई आप क्या करेंगे, इस कंपोनेंट्स के अंदर आप क्या कर लें भाई, सिंपल यहाँ पर एक और फोल्डर बना लें, कॉन्टैक्ट अस इस तरह बना लें। अगर इस तरह चाहते हैं तो इस तरह बना लें, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस आपका इस तरह बना। कोशिश करें जो आपके पेजेस हैं ना, जो आपके पेजेस हैं उनको अलग फोल्डर के अंदर रखें। जैसे कि भाई कंपोनेंट्स के अंदर ये तो हमारे पास हेडर फुटर
नॉर्मली आपके कंपोनेंट्स हैं। कॉमन के अंदर आपके बटन होगा, आपका हेडिंग होगा, ठीक है। अब अबाउट अस, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी हैं आपके पास, इनको हम पेजेस में रखेंगे। आगे जाके हम स्ट्रक्चर को मज़ीद इसको इन्हेंस करेंगे। ये स्ट्रक्चर बेसिक है, सिंपल बेसिक है कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपका स्ट्रक्चर एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बनवाऊंगा कि भाई किस तरह प्रोफेशनल काम करते हैं, कि पेजेस आपने अलग करना है और आपने कंपोनेंट्स अलग करने हैं। फिलहाल आपने यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है क्योंकि अभी आप लर्नर हैं, ठीक है। तो आगे हम इंशाल्लाह इसको इन्हेंस करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर को। तो ये आपको दिख रहा होगा फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आपकी आवाज आ रही है बस। आ रही है, स्क्रीन आ रही है सर। स्क्रीन आ रही स्क्रीन आ रही है। आ रही है भाइयों? स्क्रीन आ रही सर स्क्रीन यहाँ आ नहीं, आवाज आ रही है। अच्छा सर ये बटन डॉट जेएस 2 है, इसके अंदर ये एरर किस चीज़ के शो कर रहा है? ये टाइटल ये एरर के ये एरर है, ये क्या है? रेड के बताता नीचे हूँ। शो कर रहा है। देखें, अच्छा आपने बता दिया, याद दिला दिया। देखें, ये जो एरर्स है ना आपके पास, ये बता रहे हैं कि भाई बताओ इसके टाइप्स क्या हैं, कि भाई आपको टाइप बताने पड़ेंगे। टाइटल का टाइप क्या है, लिंक का टाइप क्या है। इससे क्या होता है कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर अब ये क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड ऑन हुआ हुआ है। तो स्ट्रिक्ट मोड आपको सब देख रहा होता है कि भाई मुझे बताओ क्या प्रॉप टाइप है, क्या नहीं है। अगर हम जाते हैं मैन जेएसएक्स के अंदर और स्ट्रिक्ट मोड बंद कर देते हैं, ये मैंने स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से बंद कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो माइट बी टाइम ले और यहाँ से ये स्ट्रिक्ट मोड मतलब जितने भी आपके वैलिडेशन वगैरह होते हैं उसको हटा दे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट मोड ना हटे रहे और हम इसको फिक्स करना चाहते हैं, तो भाई आपके पास सिंपल प्रॉप टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं भाइयों? प्रॉप टाइप्स होते हैं कि भाई जो आपने प्रॉपर्टी पास करवाई है उसके अंदर जो आवाज आपने भी नहीं आ type रही है use सही। सर आवाज आपकी नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है अब? अच्छा, अब आ रही है ना भाइयों? अच्छा, एक मिनट, इंटरनेट का मसला है मेरा। यस सर। अच्छा यार, मेरा इंटरनेट का डिसेबल हो गया था, सॉरी। अब ठीक है, आवाज़ आ रही है भाइयों? यस सर। तो भाइयों हम कहाँ पर स्क्रीन थे? स्ट्रक है। हम थे कि भाई ये एरर्स को अगर रिजॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले इसके प्रॉप टाइप्स डिफाइन करने होते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो भाई इसके प्रॉप टाइप डिफाइन करने होंगे, जो कि होता है भाई आपके पास किस तरह होंगे। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे रिएक्ट के अंदर के प्रॉप टाइप्स। तो भाई सिंपल हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे भाई इंस्टॉल प्रॉप टाइप्स। ये आपके प्रॉप टाइप्स आ गए, ठीक है। मगर अब ये इस्तेमाल नहीं होते, मैं इससे बचने का आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये बस समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इन्हेंस करेंगे, प्रॉप टाइप्स हम किस तरह पास करते हैं। मगर अब जो रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉप्स पास किए जाते हैं वो किस तरह किए जाते हैं, ये बस समझाने के लिए था कि भाई प्रॉप इस तरह पास कर सकते हैं, प्रॉप डॉट टाइटल, प्रॉप डॉट लिंक। मैं इसको कमिट आउट कर देता हूँ। अब जो प्रॉप पास किए जाते हैं वो किस तरह पास किए जाते हैं, ये देखें। आपका सिंपल हेडर कंपोनेंट है, आपने यहाँ पर बटन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब ये बटन के अंदर क्या है? टाइटल है और लिंक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ टाइटल और लिंक तो लिख दिया, मगर मुझे इसको रिसीव करना है बटन के अंदर। तो आप बटन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसको मैं कमिट कर दूँ ताकि आप इसको भी देख लीजिएगा। प्रॉप टाइप मुझे याद दिलाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप इसकी डिफाइन करके देखेंगे किस तरह भाई आप पास करेंगे। सिंपल कॉन्स्ट बटन, और यहाँ पर आपने करना है डी स्ट्रक्चर, जो कि हमने किया लास्ट क्लास में, मतलब जो हमने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी। अब इसके अंदर आपको बताना है कि भाई आपके कौन से प्रॉप्स हैं, टाइटल है और लिंक है। तो पहले आपने यहाँ लिख दिया टाइटल और लिंक, सिंपल, ठीक है। और सिंपल आपने क्या कर दिया भाई, ये आपका यहाँ आ गया। आपने लिख दिया भाई रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आपने क्या लिख दिया? सिंपल जो आपका बटन है ये रहा। आप इसको इस तरह डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहले कहाँ से आ रहा था? प्रॉप से आ रहा था, तो अब हमने डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लिया। टाइटल हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया टाइटल, लिंक हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया लिंक। अभी फ़िलहाल आपके पास एरर्स आ रहा है कि भाई इसकी टाइप डिफाइन करो,
तो इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा कल की क्लास में, तो हम वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे प्रॉप टाइप्स वगैरह और हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आप ओके क्विक सर। फिक्सेस में आएंगे और क्विक फिक्स पे क्लिक करके डिसेबल इंटायर फाइल। ये इनिशियली एरर नहीं है, ये बस एक वैलिडेशन है कि भाई इसको डिफ़ाइन करो अगर कर सकते हो तो। अगर ये डिफ़ाइन नहीं भी करते तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन रन होएगी। ठीक है, चलेगी, बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। तो सिंपल अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको मैं बाद में डिफ़ाइन करूँ, लंबी कर रहा है, तो सिंपल भाई आपने इस एरर पे जाना है। व्यू प्रॉब्लम लिखा हुआ है, कह रहा है भाई टाइटल इज़ मिसिंग इन प्रॉप वैलिडेशन। ESLint के अंदर, ESLint के आपको बताया था कि जितनी भी वैलिडेशन होती है यहाँ पर बताई जाती है। ये कह रहा है कि भाई डिस्टिंग, लेटेस्ट, मॉड्यूल, रिएक्ट हुक्स वगैरह वगैरह, कह रहा है टारगेट वगैरह जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो इसके अंदर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई ESLint, रिएक्ट हुक्स वगैरह ये बता रहा है, अगर आप इसको पढ़ें, इग्नोर है, फाइल्स हैं, लैंग्वेज ऑप्शन है, सेटिंग्स हैं। अगर हम देखते हैं टाइप्स कहाँ डिफाइन की हुई इसने, टाइप्स, सोर्स टाइप्स, ठीक है, प्रॉप, ठीक है, प्रॉप टाइप्स वगैरह इसने डिफाइन की है, कॉन्फिग, नो टारगेट, एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स, वॉन्स, अलाउ एक्सपोर्ट, इक्मा 6, सोर्स, ग्लोबल ऑप्शंस। खैर हम प्रॉप टाइप पास कर देंगे, कोई मसला नहीं है इतना। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं भाई, इस पर क्लिक करके क्विक फिक्स में जाके, तो क्विक फिक्स में जाएंगे, हम कहेंगे भाई डिसेबल कर दो पूरी फाइल के अंदर इसको फ़िलहाल के लिए। तो हम क्या करते हैं डिसेबल, और ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया फ़िलहाल के लिए। बट ये तरीका अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, हम इसको प्रॉप पास करवाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, जो कि हमारी कल होगी इंशाल्लाह। तो देखें टाइटल को इस तरह और लिंक को इस तरह आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कहाँ से डिस्ट्रक्चर हुआ ये इस प्रॉप से डिस्ट्रक्चर हुआ। तो अगर आपने कुछ और पास करना है तो आप यहाँ लिखते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। ठीक है, प्रॉप हो गया, और यहाँ आपने जहाँ पर भी पास करना है, अगर आप पैराग्राफ में पास करना चाहते हैं, स्पैन में पास करना चाहते हैं, आपने लिख दिया भाई बटन से पहले एक स्पैन होगा और उसके अंदर मैंने पास कर दिया XYZ। आपने पास तो कर दिया, मगर इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ आपने बटन कॉल किया होगा। अगर ना भी करें, जब आपकी रिक्वायरमेंट तो आप करें, ना करना हो ना करें। XY क्या था भाई, XTX ये था आपके पास शायद प्रॉप का नाम, और यहाँ मैंने लिख दिया भाई हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई, ये देखें ये टेक्स्ट आ गया आपका, ये वो आपका बटन का टेक्स्ट है, और ये आपकी इमेज है। ये 3 प्रॉप्स हैं जो कि आप बटन के अंदर पास करवाएं। यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपने इस बटन के अंदर डायनेमिक प्रॉप पास ही नहीं करवाया। अगर आप करना चाहते हैं तो आप फुटर के अंदर जाएँ, footer.jsx, यहाँ पर आपने लिख दिया भाई XTX, ये ग्लोबली है, और यहाँ आपने सिंपल एक T लिख दिया कैपिटल, बस। तो ये देखिए सिंपल T है। तो ये फर्स्ट प्रॉप, सब्सक्राइब सेकंड प्रॉप, ये इमेज थर्ड प्रॉप। अगर आप नहीं पास करना चाहते, आप सिर्फ चाहते हैं कि भाई सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है, तो आप ये लिंक भी हटा दें यहाँ से, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। ये देखिए रिफ़्रेश किया, ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह आ गया सिंपल, ये लॉगिन आपके पास। सही है भाइयों, मसला तो नहीं इसके अंदर। नो सर। हाँ सर ये लड़कों, इमेज का बॉक्स समझ आ बना रहा हुआ है, आ रहा है। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर सर ये इमेज का बॉक्स बना हुआ आ रहा है सब्सक्राइब जी। में। इसको फिर आपने रिस्ट्रिक्ट करवाना सब्सक्राइब होगा। के ठीक है, देखें इसको फिर आपने एक कंडीशन के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करवाना होगा। कैसे, गौर करें, हम आएंगे बटन के अंदर, हम चाहते हैं कि इमेज उस वक्त ही दिखे जब मैं ट्रू या फॉल्स करवाऊँ इसको। तो सिंपल भाई मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बुलियन पास कर देता हूँ, इस शो इमेज, इस शो इमेज, ठीक है, और एक प्रॉप है ये। मैंने कहा कि अगर इस शो इमेज हो, क्या भाई, अगर इस शो इमेज हो, अगर इस शो इमेज हो तो ये एंड ऑपरेटर, मतलब अगर हो तो ही ये शो करे। नोट कीजिएगा, ये हम इसके अंदर कंडीशन रेंडरिंग इस तरह कर सकते हैं कि भाई अगर ये इस इमेज हो तो ही आपके पास ये लिंक क्या करे, शो। ये देखिए, ये मैंने एक लॉजिक लिखी है किसी का सिंपल, माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही। ये मैंने सिंपल एक लॉजिक लिखी है कि अगर पीछे से मैंने एक प्रॉप पास किया इस शो इमेज, अगर ट्रू होगा तो ही ये आपके पास इमेज शो होगी। तो हमने क्या किया भाई, अगर हम देखें तो अभी दोनों के अंदर इमेज शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने इस शो इमेज पास नहीं किया। अब इस शो इमेज या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हम यहाँ आते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई इस शो इमेज इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ इसको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। कहाँ पर, यहाँ इसको ट्रू मिलेगा, किसके अंदर भाई, इस बटन के अंदर जो कि हेडर के अंदर मौजूद है। तो ये इमेज को शो कर देगा।
ये देखें शो कर दी। अब यहाँ पर हमने ट्रू पास किया ही नहीं है तो इसने इमेज को शो नहीं करवाया। तो आप इस तरह कंडीशन रेंडरिंग कर सकते हैं इसके अंदर। कहाँ किया भाई? यहाँ पर, कि अगर इमेज हो इस शो इमेज मतलब ट्रू होगा तो ही आपके पास इमेज शो होगी। अगर मैं यहाँ आता हूँ फुटर के अंदर, यहाँ कुछ भी पास नहीं किया तो इसका मतलब अब ये फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ट्रू ना भी लिखूँ, गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ ट्रू ना भी लिखूँ तो हमें पता है हम इफ़ ही कंडीशन में भी लिखते थे। अगर इज़ तो क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। तो इस शो इमेज क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो भी क्या होगा? आपके पास शो होगा। इन केस अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉल्स, मैंने क्या लिख दिया भाइयों? फॉल्स, फॉल्स, तो अब क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा। सिंपल। तो ये कंडीशन रेंडरिंग है, ये भी हम करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल कि इसका मतलब क्या है कि अगर इस शो इमेज पीछे से प्रॉपर्टी पास की गई होगी तो ही मैं आपके पास एंड करके ये पास कर पाऊंगा। समझ आ रहा है भाइयों? यस सर। ये सिंपल प्रॉप डीलिंग होती है आपके पास, इस तरह प्रॉप पास करते हैं। ये कंपोनेंट स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल इस कॉमन के अंदर मैं एक हेडिंग का कंपोनेंट बनाता हूँ, गौर कीजिएगा। मैं लिखते हैं हेडिंग। अच्छा बटन के अंदर बन रहा है, सॉरी मिस्टेक। हम बटन को बंद करते हैं, पहले इसको खोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आपके पास कॉमन के अंदर बन रहा है। कॉमन के अंदर है, बटन के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। तो हम करते हैं भाई बाहर बनाते हैं कॉमन के अंदर। अब कॉमन के अंदर है, ठीक है। आपने फोल्डर पे क्लिक करना है, देन बनाना है। मैंने दिया भाई हेडिंग, ठीक है। अब ये हेडिंग डायनेमिक होगी, ठीक है। मैंने बना दिया भाई हेडिंग डॉट JSX और मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा देखें, आप चाहते हैं कि यार मुझे फंक्शन ना लिखना पड़े, इतनी बोरियत होती है, तो इससे बेहतर आप जाएंगे एक्सटेंशन पे और यहाँ पर आप लिखेंगे रिएक्ट, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। कहाँ गई? ये वाली ES7 रिएक्ट GraphQL, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे सिंपल। फिर से देख लें, ये आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। तो एक हैक बताता हूँ सिंपल, जिस तरह हम इस तरह लिख के HTML को करते थे, इस तरह आप लिखेंगे RFCE, ठीक है। जैसे ही आप RFCE लिखेंगे तो क्लिक करेंगे, आपके पास पूरा बना बनाया कंपोनेंट आ जाएगा, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास बना बनाया कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो इसको आपने रिमूव किया, देन आपने सिंपल यहाँ पर क्या लिख दिया भाई? हेडिंग, H1 लिख दिया और यहाँ आपने लिख दिया भाई हेडिंग, ठीक है। अब मुझे इसको कहाँ कॉल करवाना है? इस हेडिंग को मैं चाह रहा हूँ यहाँ कॉल करवाऊँ, हेडर डॉट JSX के अंदर जहाँ मैंने H1 लिखा है, यहाँ मैं क्या कॉल करवाऊँगा? एक और कंपोनेंट जो कि क्या है मेरा? हेडिंग का, ये रहा। और कहाँ से आ रहा है भाई? ये खुद ही बता दिया उसने कि भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास हेडिंग कॉमन से, हेडिंग से और हेडिंग से आ रहा हूँ। अब इस कंपोनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेडिंग लिखा हुआ है सिर्फ। सेम कंपोनेंट में फुटर के अंदर भी कॉल करवा सकता हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पर आओ, हेडिंग और ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसी तरह मुझे कॉल करवाना है अबाउट के अंदर भी। फुटर बंद किया, हेडर बंद किया, अबाउट के अंदर इसको हटा दिया मैंने और मैंने यहाँ लिख दिया भाई हेडिंग। ये मेरी हेडिंग डिफाइन होगी। अब जहाँ जहाँ पर मैंने हेडिंग कंपोनेंट कॉल किया वहाँ हेडिंग लिखी हुई आ रही है, समझ आ रहा है? अब मुझे इसको डायनेमिक करना है भाइयों, बताओ मैं क्या करूँगा? भाइयों बताओ। प्रॉप्स पास करेंगे। प्रॉप पास करेंगे, कहाँ पास करेंगे भाई? यहाँ पर। अब कुछ भी हो सकता है प्रॉप, वही डिस्ट्रक्चर करेंगे। मैंने लिख दिया भाई यहाँ प्रॉप हेडिंग, टाइटल ही डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। टाइटल डाल दिया हमने और इस हेडिंग को रिमूव करके हमने क्या लिख दिया? करली ब्रैकेट के अंदर। देखें ये जो करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं? JSX लिखते हैं। यहाँ पर रिटर्न के अंदर हम क्या लिखते हैं? JSX लिखते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट XML, सिंपल यहाँ लिख दिया आप टाइटल। या आपने इसको क्या कर दिया? डायनामिक कर दिया। अब इसको हम फिलहाल के लिए क्विक फिक्स कर लेते हैं, डिसेबल करते हैं इंटायर फाइल से। अब जहाँ जहाँ हेडिंग कॉल की गई है ना, वहाँ आप क्या पास करेंगे? टाइटल प्रॉप की प्रॉपर्टी।
समझे कि ये फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक पैरामीटर पास किया है। अब ये पैरामीटर कहाँ से आर्ग्यूमेंट लेगा, जहाँ आपने इसको कॉल किया होगा। जैसे अबाउट पे आते हैं, यहाँ आपने कॉल किया है तो ये टाइटल और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, अबाउट अस। जी भाई बोलो, क्यों, कौन हाथ उठा रहा है? ये कौन हरकत कर रहा है ये? सर ये कोई पर्सनल फोल्डर के नाम से कोई है। अजीब ही लोग हो यार। खैर, तो भाई आते हैं भाई अपने, मैंने यहाँ के टाइटल इक्वल्स टू अबाउट अस पास करवा दिया। अब मुझे डायनामिक करना है भाई हेडिंग को, हेडिंग तो मैंने डायनामिक कर ली। अब मुझे इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर क्या किया मैंने भाई, हेडिंग, वही मैंने टाइटल पास किया और टाइटल के अंदर क्या लिख दिया, आपके पास हेडर। तो अब ये देखिएगा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, क्या हुआ, हेडर हो गया, अबाउट अस हो गया। अब फुटर की हेडिंग नहीं आ रही क्योंकि हमने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिया ही नहीं है। तो हम फुटर डॉट जेएसएक्स में आएंगे, हेडिंग के अंदर हम क्या पास करवा देंगे, टाइटल, और टाइटल के अंदर हम स्ट्रिंग में क्या पास करवा देंगे, फुटर। सिंपल, ये देंगे फुटर आ गया। तो ये हेडिंग भी डायनामिक हो गई। अब आप खुद सोचें कि आपने तो सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया कॉमन हेडिंग का, अगर आप नोट सर करें। स्क्रीन अटक गई, जी स्क्रीन पॉज हो गई। सर स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। यार मेरा इंटरनेट का इशू है, सॉरी यार। तो ये सिंपल भाई, हम बस क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग को देखें मैंने किस तरह डायनामिक कर लिया, समझ आया भाइयों किस तरह फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया मैंने? यस सर। ठीक है, आई नो कि मुश्किल है, ठीक है, इजी नहीं है, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे, वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो सिंपल भाई मैं ड्राइव पे डाल के आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रॉपर एक यूट्यूब पर अपलोड करने जैसी नहीं है। तो आप इसको देखकर एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से, मतलब बेसिक तो नहीं, ये कह लें कि भाई एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे क्लास के अंदर कंपोनेंट्स के साथ। वहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बस मैं आपको ये बोलता हूँ ये प्रॉप्स हैं, इसको हम डायनामिक कर रहे हैं। कल की क्लास में हम टेलविंड के साथ स्टाइलिंग करेंगे, प्लस स्टाइल मॉड्यूल डॉट CSS के बारे में बताऊँगा आपको, और एक फिग्मा आपको क्लोन करके दिखाऊँगा, एक पेज का सिंगल। सही है भाइयों? ओके सर। सर ये वीडियो का अपलोड मैं ओके आपको सर, ड्राइव पे ओके डाल के, ये मैं आपको ड्राइव पे ओके डाल के सर, दे दूंगा। ओके। ठीक है सर। सर कल क्लास ओके सर। जी भाई, सर कल का बता दें। कल क्लास है ना हमारी ऑन साइट? सर अगर बारिश हुआ तो? नहीं सर, नहीं होगा क्योंकि भाई, कल कल बारिश होगा तो कल क्लास में आना है आप कल लोगों स्ट्राइक का मामला चल रहा है। जी सर को। नहीं स्ट्राइक है क्लास कल। में ही आना है, ऑन साइट आना है आपने। सर एक क्वेश्चन है। ओके ओके। बोलो बोलो। सर ये जो मतलब आप क्या कहते हैं, कंपोनेंट आप यहाँ पर ऐड कर रहे थे, कंपोनेंट को क्लिक करके ऑटोमेटिक इंपोर्ट नीचे शो हो रहा तो था। मम्मी के चो कि अगर कोई बारह आवाज़ है ना मुझे, तो मुझे मथे आवाज़ दिला चाहिए। सर जब कंपोनेंट को हम किसी भी उसमें ऐड कर रहे थे फाइल में, तो इंपोर्ट उसका ऑटोमेटिक आ रहा था आपके पास। ये कोई एक्सटेंशन था? क्या कह रहे हैं आप? सर आपका माइक ऑफ है। जी जी, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा था, बोलो भाइयों। जी मुझे कुछ कहना चाह जी जी मुझे बोलो। नो सर, इसरार कुछ कहना चाह रहा था, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा, कुछ कहना नहीं चाह रहे आप? नो सर, नो क्वेश्चन। तो भाई अगर मैं आपको एक कंपोनेंट स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनाकर दिखा दिया मैंने, अगर मैं आपको सिंपल एक पेज का सिंपल फिग्मा दूँ तो आप लोग बना लोगे? उसके लिए भी तो सीखना कोशिश पड़ेगा। कर सकते हैं सर, क्या कह रहे हो? कोशिश कर सकते हैं। हाँ कोशिश कीजिए, कोई मसला नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बनाकर दिखाया ना कि एक हेडर सिंपल बना लें। अब जितने आप कंपोनेंट्स, अगर कार्ड कंपोनेंट होंगे तो आप सिंपल एक कार्ड कंपोनेंट बना लें, ठीक है। एक काम करें, जितना मैंने करवाया ना यहाँ पर, आप सिंपल यही बनाकर इसकी प्रैक्टिस करें, बस बहुत है। फिग्मा मैं आपको खुद ही बना के दिखाऊंगा, सही है भाई? ओके सर, ओके वीडियो डाल दिया। जी सर वीडियो लिंक वगैरह ग्रुप में जरूर दे दीजिए। जी जी। इसरार क्या कह रहे हैं आप? विन ना छरे डेंट के फिलहाल यार, तो चाहिए विन। सर कल क्लास है ना, क्लास में
जब आप कंपोनेंट को ना लिख रहे थे किसी भी दूसरे फोल्डर मैंने में, तो बताया ना इंपोर्ट आपको, उसका ऑटोमेटिक देखिए आ रहा था। ऑटोमेटिक सर मेरा इंपोर्ट, यार एक मिनट मेरी बात सुनने, ऑटोमेटिक इंपोर्ट इस तरह होंगे इसरार। देखो जब आप कंपोनेंट आपका बना हुआ होता है ना, तो अब फॉर एग्जांपल ये हेडिंग मेरी डिफाइंड या नहीं है, आप वो देखो आपको नीचे बता रहा है कि भाई ये डिफाइंड नहीं है, तो आपने सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करके या कंट्रोल डबल क्लिक कर दिया, सिलेक्शन कर ली, देन आपने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है, तो आपको बताएगा कि भाई आपका इंपोर्ट यहाँ से होगा। सिंपल, ये फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक, VS कोड का। ओके सर, थैंक यू सर। कोई बात ओके सर। नहीं, सही है भाई। तो ये सिंपल आपने कंपोनेंट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब ये कंपोनेंट स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा है, क्योंकि मुझे आज जो पढ़ाना था सिंपल कंपोनेंट स्ट्रक्चर और प्रॉप्स पढ़ाने थे। तो ये हमारा दोनों चीज़ें आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई। तो होप आप लोग कोशिश कल करेंगे। जी सर कल क्लास में थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा ताकि हमें प्रॉपर समझ में आए। क्या कह रहे हैं? सर कल क्लास है ना, तो थोड़ा डिटेल वाइज ही समझा दीजिएगा अबे ताकि तो हमें क्या थोड़ा अभी सा। अभी क्या ऊपर ऊपर से समझाया मैंने? सर अभी भी सही है, कल आप बोल रहे हैं ना मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। कल डिटेल का मकसद ये नहीं है मेरे भाई कि मैं आपको फिर से मतलब प्रॉप बताऊंगा, हाथ पकड़ के नहीं बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं जस्ट आऊँगा, सिंपल ब्रीफ दूंगा कंपोनेंट्स के बारे में, प्रॉप्स बताऊंगा और टैलविंड इंस्टॉल करके हम फिग्मा बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। जी ठीक है, फिग्मा के अंदर मैं बस डायनेमिक कंपोनेंट पास करता रहूँगा, ठीक है, और आपको जी प्रॉप्स पास करता रहूँगा, आपको देख के बताना होगा। अब कल की वीडियो में तो हम जब कार्ड्स जब होंगे ना, अब कार्ड आप एक बनाएंगे, फिर उसके ऊपर मैप चलाएंगे, मैप चलाने के बाद आप उसको अगर 4 कार्ड हों, 8 कार्ड हों, 10 कार्ड हों, जितने भी कार्ड हों, आप क्या बार बार इस तरह अगर एक कार्ड बना लेंगे तो क्या बार बार कार्ड 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 इंपोर्ट तो नहीं करेंगे ना। तो हम वहाँ चलाएंगे एक लूप चलाने के बाद जितने भी कार्ड्स उस लूप के अंदर होंगे हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो कल एक बेसिक स्ट्रक्चर, हेडर, बैनर इमेज, ठीक है, कार्ड्स हमने शो करवा लेने हैं, एक फुटर बना लेना है और एक सिंपल कैरोसेल हम थर्ड पार्टी उठा लेंगे, वहाँ से बना लेंगे, कोई मसला नहीं। सही है, अभी तो सिंपल भाई कंपोनेंट ब्रेकडाउन है। अब आगे तो हमारे हुक्स स्टार्ट होंगे, फिर हमारे भाई अल्लाह भला करे रिडक्स स्टार्ट होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट ब्रेकडाउन किस तरह होता है, किस तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बाद में आपको मसला होगा। ठीक है भाइयों? यस सर, ठीक है सर। ओके सर। गुड हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह